की 6 सेवाएं हुई ऑनलाइन। सीएम धामी ने 3 ऐप किए लॉन्च। सीएम धामी का 2 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा। कानून महिला सुरक्षा के संबंध में करेंगे समीक्षा बैठक। 1:05 पर मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में करेंगे जनसंवाद। शारदोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी का आज होगा शुभारंभ। 4:40 पर सीएम धामी प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। विभिन्न विकास योजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा छोड़नी होगी 10 से 5 तक काम करने की मानसिकता, तभी हम राज्य के विकास में सहयोगी बन पाएंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सेन की प्रेस वार्ता। 21 नवंबर को सचिवालय कूच करेगी कांग्रेस। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा सत्ताधारी ने 2022 में लोगों से किया वादा, बेरोजगार युवाओं को भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। वही हल्द्वानी में राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन। ढोल दमाऊ नगाड़े की उठी गूंज, राजभाषा की मान्यता दिलाने का संकल्प। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे देहरादून की। सीएम धामी का 2 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा। महिला सुरक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। 1:15 पर मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में करेंगे जनसंवाद। 3 बजे महिला संगठनों, महिला स्व सहायता समूहों से भेंट वार्ता। 4 बजे पंचायत प्रतिनिधियों से भेंट वार्ता करेंगे सीएम धामी। 4:40 पर विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। शारदोत्सव विकास प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी का 2 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा। खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी का 2 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा। महिला सुरक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। 1:15 पर मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में जनसंवाद। 3 बजे महिला संगठनों, महिला स्व सहायता समूहों से भेंट वार्ता। 4 बजे पंचायत प्रतिनिधियों से भेंट वार्ता करेंगे सीएम धामी। 4:40 पर विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। शारदोत्सव विकास प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ करेंगे सीएम। सीएम धामी का 2 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री 2 दिवस पर रहेंगे पिथौरागढ़ में। महिला सुरक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में कल हुए विवाद के बाद श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के श्री संत महंत ज्ञानदेव ने अपनी जान का खतरा बताया है, क्योंकि जिस तरह से कल अखाड़े में पंजाब से आए संतों को पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद आश्रम से खदेड़ा गया था, उसको देखते हुए श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के संत डरे हुए हैं। अखाड़े के श्री महंत ज्ञानदेव द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अब उन्हीं को अपनी जान का खतरा सता रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी सुरक्षा की मांग की है। कल आकस्मिक जो घटना हुई, अस्थियों के बहाने कुछ लोग श्रद्धालुओं को आगे करके घुसे और उन्होंने यहाँ पर निर्मल पंचायती अखाड़े के अध्यक्ष को बंधक बनाने का प्रयत्न किया। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी और सभी अधिकारियों से मैं ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, और हो सकता है कि मुझे ये इस रास्ते का रोड़ा समझ करके मुझे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। 1993 से लेकर के इस अखाड़े के श्री महंत परमाध्यक्ष श्री श्रीमान स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी चले आ रहे हैं, जिनको 1993 में पूरे निर्मल भेख ने, पूरे 13 अखाड़ों में, पूरे साधु समाज ने जिनको नियुक्त किया था। अब 10-20 लोग इकट्ठे होकर के, जिनका श्री पंचायती अखाड़े से कोई संबंध नहीं है,
निर्मल पंचायती अखाड़े के कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई सदस्य तक नहीं है। जगह जगह पर जाकर के प्रशासन को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मांगते यही है कि आगे के लिए ऐसी कोई घटना ना हो। खबर लालकुआं से है, जहां पतंग नगर पालिका प्रशासन द्वारा कराए जा रहे कार्य पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पालिका प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बीते साल किच्छा के तत्कालीन विधायक राजेश शुक्ला के प्रयासों से धामी सरकार ने पतंग नगला को नगर पालिका बनाकर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी थी, जिसके बाद से क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए नगला नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई थी, जिनकी देखरेख में क्षेत्र में सफाई सहित कर्मचारियों को भर्ती वाले कार्य किए जा रहे हैं। वहीं नगर पालिका में शामिल क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था के लिए आउटसोर्स पर पर्यावरण मित्रों व अन्य पदों पर भर्ती भी की गई है, जिस पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका प्रशासन पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। नगर पालिका बन गई है। नगर पालिका बनने के बाद तो यहाँ पे न तो नगर कार्यालय भी नहीं उसका जो है, नहीं यहाँ के ईओ से संपर्क किया जा रहा, ना ईओ यहाँ पे मिल पा रहा, संपर्क हो पा रहा जो है। शासन से स्वीकृति मिली है यहाँ पे कर्मचारियों को रखने के लिए, सफाई कर्मचारियोयों को रखने के लिए, पर्यावरण मित्रों को रखने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। किसको रखा है यहाँ पे ईओ ने, किसको नहीं रखा है, क्या काम कराया जा रहा है, क्या नहीं कराया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे जानकारी नहीं मिल पा रही हम लोगों को जो है। उस पर हमने ज्ञापन दे रहे हैं जो है कि अगर जल्द से जल्द इस पर अगर नहीं मिला जाएगा, कर्मचारियों के बारे में नहीं बताया जाएगा भाई कौन कौन रखा है, हम एक आंदोलन भी करेंगे जरूरत में जो है। यहाँ पे लगभग 19 वार्ड इन्होंने शायद बनाए हैं, 19 वार्ड की सब सूचना मिल रही है, वो भी कंफर्म नहीं मिल रही है। तो कार्यालय नहीं है तो कोई इस बारे में पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने वार्ड है क्या नहीं। हाँ, सरकार के लिए तो इसमें खैर सरकार तो धन्यवाद के प्रति धन्यवाद भी देते हैं हम लोग इसके लिए कि मतलब नगर पालिका यहाँ पे बनाया जो है उन्होंने, इसके लिए धन्यवाद भी देना। और हमारे जो पूर्व विधायक जो है राजेश शुक्ला जी जो है, उन्होंने इसका काफी प्रयास किया था नगर पालिका बनाने के लिए जो है, तो उनको भी धन्यवाद हम देते हैं अपने संगठन की तरफ से जो है। और इसमें बजट भी वहाँ से शासन से उनको मिल चुका है। शासन से बजट मिलने के बाद क्या काम करा रहे हैं, क्या नहीं काम करा रहे हैं, हो रहा है काम या नहीं हो रहा है काम, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है यहाँ पे जो है। दून मेडिकल कॉलेज को ओटी इमरजेंसी और आईसीयू ब्लॉक की सौगात मिली है, जिसका लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस ओपीडी भवन में 200 बेड बनाए गए हैं, जिनमें सभी आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों को एक साथ तमाम सुविधाएं आसानी से मिल पाएंगी। अब देहरादून और अन्य प्रदेशवासियों को दून मेडिकल कॉलेज में हाईटेक आईसीयू की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं के काम पर आसानी से निगरानी रखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को हर हाल में दुरुस्त किया जाए और इसके लिए समय समय पर राज्य सरकार काम करती रहती है। आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी से अच्छी मिले। सबसे पहले तो आज जो ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी भवन इसका लोकार्पण हुआ है और पिछले दिनों काफी प्रयास के बाद ये भवन अंततः आज जनता के लिए समर्पित हो गया। इमरजेंसी भवन है और ऑपरेशन थिएटर है, दोनों के ही बनने से काफी सुविधा हो। यहाँ बच्चों के लिए निकू बेड और सर्जिकल थिएटर जो बनाया गया है, उन सबके बनने से इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन जो 2500 से 3000 के बीच जो यहाँ पर ओपीडी होती है, उन सभी को, आम जनता को, गरीब जनता को लाभ मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता भी है कि आम जनता और सामान्य जनता को स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी से अच्छी मिले, हर किसी को स्वास्थ्य सेवा मिले, हर किसी का अच्छा उपचार हो। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और आज इन दोनों ही भवनों के लोकार्पण से इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, तेजी से अच्छी सुविधा दे पाएंगे। उत्तराखंड आज एक ऐसा राज्य है जहाँ की 100% डॉक्टर की हत्या करते, यहाँ से लेके मुंशियारी तक और यहाँ से लेके लेखपाल,
कहीं भी आप सीएससी में जाओ, पीएससी में जाओ, डॉक्टर की कोई कमी नहीं। अब हमारी सरकार जो है लगभग 3000 नर्सों की भी जो है भर्ती करने जा रही है, लगभग 800 से ज्यादा एएनएम की भर्ती करने जा रही है, और वो भी वर्षवार किया जाए। आज दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जो नया हॉस्पिटल है, जो यहाँ पे ओटी विंग का लोकार्पण किया गया है, यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्वार्टर्स बनाए जाएंगे, और साथ में आशा संगिनी ऐप का भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। और इस ऐप के माध्यम से अभी होगा कि अब आशा दीदियों का जो वेतन वो सीधे उनके खाते में आएगा। उत्तराखंड का पहला ड्रोन सैटेलाइट सेंटर का ऋषिकेश में सीएम धामी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार आईटीडीए के जरिए को बेहतर प्रशिक्षण की निःशुल्क सुविधा देगी। ऋषिकेश के आईडीपीएल में शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ड्रोन का इस्तेमाल कई मायनों में अहम साबित हो रहा है। आसमान से संवेदनशील इलाकों की निगरानी हो या फिर दुर्गम क्षेत्रों के ड्रोन के जरिए दवाइयां पहुंचाना, ड्रोन बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिसके लिए छात्र छात्राओं को आईटीडीए के जरिए उत्तराखंड सरकार द्वारा निःशुल्क ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आने वाले युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसकी पहले बैकग्राउंड बता दूं। ये आईटीडीए कैल्क सेंटर है, जिसको ये आईटी की ट्रेनिंग कराता है, और आईटीडीए कैल्क जो कि सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित हो रहा है, जिसके निदेशक मिस्टर अमित कुमार सिन्हा जी हैं। और ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा और नया जॉब वर्क है। आज हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज हमारे डार्क सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें हम आज यहाँ से एक सेंटर के रूप में शुरुआत है, जिसको हम भविष्य में सोच रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक एक यूनिट का ये प्रस्तावना हमारी तरफ से है। और जैसे आप जानते ही हैं, आजकल ड्रोन की यूटिलाइजेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इसके दृष्टिगत हम इसको यहाँ के युवाओं के रोजगार से जोड़कर हम इसको देख रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास जो है उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां अखाड़ा परंपरा में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। आज निरंजनी अखाड़े में हरियाणा की कथाभ्यास और अपनी मधुर आवाज से पहचाने जाने वाली साध्वी शक्तिपुरी को निरंजनी अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी द्वारा पूरे विधि विधान के साथ उनका पट्टा अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी सहित 5 पंचों की उपस्थिति में उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित रहे। बड़ी प्रसन्नता है कि सनातन धर्म में मेरे गुरुजी की कृपा है, और मेरे ऊपर ये कृपा हुई। मैंने पहले भी सनातन धर्म का प्रचार किया है, भागवत कथा के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से देखिए, और अब मेरा पूरा जीवन अपने अखाड़े के लिए और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। सनातन धर्म जो हमारे वेद शास्त्र और हमारे सनातन धर्म ने मुझे शिक्षा दी है, देश में जैसे बेटी बचाओ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातन धर्म के वेद मंत्रों का, भागवत का, रामायण का, हर घर में हनुमान चालीसा होनी चाहिए, इस तरह की। हमारा यही मिशन है, जो हमारा सनातन धर्म, इसको हम आगे हम बढ़ाएं, पूरे भारत में फैलाएं। जहाँ जहाँ अभी हमारी धर्म की जो सनातन की शाखाएं नहीं है, वहाँ हम पहुँचे ही हमारा प्रयास अभी है, और पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इसमें सफल हो जाएंगे। और आज निरंजनी अखाड़े ने उनका पट्टाभिषेक किया। निरंजनी अखाड़े से पूर्व साध्वी हैं वो, शक्ति पुरी उनका नाम है, और पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज की ही मणि से आती हैं। तो मुझे लगता है कि जो मातृशक्ति है उसका अगर बढ़ावा संत समाज और देश के प्रमुख लोग देते हैं, तो निस्संदेह भारतीय संस्कृति को एक बल मिलेगा। आज बहुत सारे संतों के बीच मेरे द्वारा और हमारे अखाड़े के सभी पंचों के द्वारा, कुछ हरिद्वार के वरिष्ठ महामंडलेश्वरों के द्वारा उनका पट्टाभिषेक समारोह हुआ।
कालाडूंगी में युवा कल्याण, शिक्षा, खेल तथा पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत ने किया। ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज धामोला में शुरू हुए महाकुंभ के पहले दिन शुक्रवार को एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विधायक भगत ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें बधाई दी और कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। आज विभिन्न खेलों के माध्यम से युवा अपने देश, प्रदेश एवं क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही जीते हुए खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। यहां 3 दिनों तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी अधिकारी मनमोहन बसेड़ा ने किया। ब्लॉक स्तरीय जो यहाँ पर प्रतियोगिताओं का जो शुभारंभ कार्यक्रम था, तो इसमें हमारे न्याय पंचायतों के समस्त जो न्याय पंचायत हैं और वहाँ से जितने भी प्रतिभागी निकल कर आए हैं उन सभी समस्त खिलाड़ियों का आज ब्लॉक स्तरीय यहाँ पर प्रतियोगिताएं होनी है 3 दिवसीय। इसमें यहाँ से जो भी प्रतिभागी चयन होंगे वो जिला स्तर पर खेलेगा आगे और जिला स्तर से फिर प्रदेश स्तर पर जाएंगे। ये एक सरकार की जो योजना है जो एक युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और युवाओं को सशक्त, मजबूत और खेल के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए जो ये है पूरे प्रदेश में पूरे ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर ये खेलकूद कार्यक्रम जो है प्रतियोगिता है जो आयोजित की जा रही है। बाग का युवा खेल महाकुंभ का प्रारंभ हुआ है और इसमें हमारे 6 न्याय पंचायतों से बच्चे आए हैं। इसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 21 की प्रतियोगिताएं हो रही हैं और विकासखंड से जो प्रतिभागी सफल होंगे वो आगे जिला स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। तो यहाँ पर कोटाबाग ब्लॉक के ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का प्रारंभ हुआ है। पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर आज खेलकूद प्रारंभ हो रहे हैं। अभी तक ये जिला निकाय न्याय पंचायत पर खिलाड़ियों ने खेला, छठ के यहाँ ब्लॉक में आए हैं। इसके बाद जिला स्तर पर जाएंगे, उसके बाद प्रदेश स्तर पर जाएंगे। रुड़की में भूमाफियाओं की दबंगई से परेशान होकर अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर अवैध कॉलोनियों से सील तोड़ने वाले भूमाफियाओं पर अब विकास प्राधिकरण मुकदमा दर्ज करवाएगा। वहीं विकास प्राधिकरण ने देवबंद रोड पर काटी गई अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्यवाही की है, जिसको लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। विकास प्राधिकरण ने 8 अवैध कॉलोनियों को सील कर दिया है। वहीं एक निर्माणाधीन भवन को भी सील किया गया है, जिसको लेकर भूमाफियाओं में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने कहा कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियों पर लगी सील को तोड़ा जा रहा है, जिसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे नाम चिन्हित किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्षेत्रीय थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। वहीं अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी लगातार जारी रहेगी। जो कॉलोनियां जो डेवलप कर रहे हैं और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय और हमारे संयुक्त सचिव महोदय के नेतृत्व में ये कार्रवाई जारी है और 8 कॉलोनियां हमने सील की। ये हमने अभी नारसन और लिबरहेड़ी क्षेत्र और देवबंद रोड क्षेत्र में हमने ये कार्रवाई की। सर आगे क्या जो सील तोड़ेंगे या जो हमारे बोल्ड को हटाएंगे उनके खिलाफ हमारे संयुक्त सचिव महोदय ने निर्देश दिए कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। खबर रुड़की से है, जहां बिजली की समस्या को लेकर कोल्हू स्वामी और किसान खानपुर विधायक उमेश कुमार से मिले। उमेश कुमार ने समस्या सुनने के बाद ऊर्जा सचिव से वार्ता की और किसानों की समस्याओं को हल करने की बात कही। वहीं अधिशासी अभियंता को कार्यालय पर बुलाकर उनसे भी वार्ता की गई। बता दें कि बिजली विभाग ने कोल्हू को कॉमर्शियल कनेक्शन लेने के नियम जारी किए हैं, लेकिन कोल्हू स्वामी कॉमर्शियल मीटर रीडिंग के अनुसार बिजली का बिल देने में असमर्थता जता रहे हैं। इसके बाद विभाग द्वारा कोल्हुओं पर लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग किसानों पर आर्थिक बोझ डाल रहा है। ज्यादातर कोल्हू किसान संचालित करते हैं और अपने घर का गुजारा करते हैं, लेकिन अब इसकी बिजली कॉमर्शियल हो जाएगी तो इतना भारी भरकम बिल देने में किसान असमर्थ हैं। किसानों का उत्पीड़न न किया जाए। जो चरखी वाले हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये सामने आ रही थी कि उन्हें सरकार ने नोटिस दे दिए थे कि आप अपने जो चरखियां हैं, जो खेत में जो मीटर लगे हुए हैं, उनको कमर्शियल करा लीजिए। अब अगर खेत में लगे हुए मीटर को ट्यूबवेल के किसान जो है कमर्शियल करा लेगा तो फिर तो कमर्शियल का भुगतान तो साल में कई लाख रुपए का बिल देना पड़ेगा। किसान कहाँ से भुगतान करेगा? चरखी में होने वाली सभी जो गतिविधियां हैं वो किसान
की गतिविधियां हैं और एग्रीकल्चर के कृषि के अंतर्गत ही आती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि किसानों के ऊपर इस तरीके के तालिबानी फरमान जारी करने चाहिए। इसके संबंध में सभी चरखी वाले मुझसे मिले, सभी किसान आए। मैंने ऊर्जा सचिव महोदय से भी इसके संबंध में बात करी और बिजली विभाग के अन्य भी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। ये सुनिश्चित कराया कि जब तक इसका हल नहीं निकलता तब तक चरखी वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लालकुआं वासियों को अब तक अपने घर और जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। कितने राजनेता आए और चले गए, सब लोगों ने क्षेत्र की जनता को आश्वासन ही दिया। कांग्रेस शासन में थोड़ा बहुत कुछ हुआ था जी। 2000 के सर्किल रेट से लोगों को मालिकाना हक दिए जाने की बात कही गई थी और कुछ लोगों ने राजस्व विभाग के पास जमीन के पैसे भी जमा कर दिए थे और कुछ लोगों को मालिकाना हक भी मिला है। जैसे तैसे सरकारें बदलती रहीं, वैसे वैसे लोगों के काम भी रुकते चले गए और लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल पाया। नई सरकार साथ ही नए जनप्रतिनिधि क्या आए, लोगों के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। तो अब 2000 के सर्किट रेट से पैसा जमा करा रहे हैं, लोगों के अंदर बड़ा भ्रम फैला है कि इनके सरकार के बार बार साधना से कुछ होता है, रेट कुछ और ले रहे। दूसरे लोगों को लाल कुआं में जो सड़क के किनारे हैं वो बेचारे सारे दुकानदार दोनों तरफ से डरे हुए, उधर रेलवे इधर पीडब्ल्यूडी, उनके पैसे नहीं जमा कर रहे हैं ये लोग मलिकाना हक के लिए। उनके अंदर एक डर पैदा हुआ, उनको कोई माननीय संसद या विधायक द्वारा आश्वासन नहीं मिल रहा है कि मैं क्षेत्र की सड़क चौड़ीकरण में करूंगा, 3 लोगों को तोड़ूंगा, दुकानदारों को, या बाईपास निकाल के इनको राहत दूंगा, जिससे लोग भयभीत हैं। खबर मसूरी से है, जहां जिला प्रशासन ने मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर सख्ती बरतते हुए चिन्हीकरण शुरू कर दिया है, जिसमें एसडीएम सदर, एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में एमडीडीए, लोक निर्माण विभाग, नगरपालिका, राजस्व विभाग और वन विभाग, पुलिस विभाग के सहयोग से अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। जिला अधिकारी के निर्देश पर मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण का चिन्हीकरण शुरू किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि कोल्हू खेत से लेकर कोठाल गेट तक मसूरी देहरादून रोड के किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को संयुक्त टीम बनाकर चिन्हीकरण किया जा रहा है। उन पर एमडीडीए सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करेगा। वहीं अगर राजस्व विभाग और वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण है तो उनके द्वारा कार्यवाही की जाएगी। जी, ये जो मसूरी देहरादून रोड है, ये कोल्हू खेत से कोठाल गेट से मसूरी तक सड़क के दोनों ओर जो निर्माण है उसको एक जॉइंट टीम बना के चेक कर रहे हैं कि कितना इलीगल इंक्रोचमेंट है, जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एमडीडीए है, फॉरेस्ट है, राजस्व है, इन चारों और नगरपालिका है। इन 5 विभागों के लोग सड़क के किनारे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको चिन्हित करेंगे, उनको नोटिस देंगे और 1 हफ्ते बाद उनको हटाने का ड्राइव स्टार्ट किया जाएगा। ये अभियान है आज जो उनके वहाँ सीलिंग की और डिमोलिशन की कार्रवाई होती है, उस एक्ट के तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं एमडीडी। राजस्व विभाग की और वन विभाग की ज़मीनों पर अगर लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं तो राजस्व विभाग उसको बेदखली करके वो उसको हटवाएगा। उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र की एक खंडपीठ ने मृतक के माता पिता की याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई में अंकिता की माता पिता ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में अपना प्रार्थना पत्र दिया है। उनके द्वारा प्रार्थना में कहा गया है कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार इस मामले में शुरुआत से ही किसी वीआईपी को बचाना चाह रही है। सबूत मिटाने के लिए रिपोर्ट से लगी फैक्ट्री को भी जला दिया गया, जबकि वहां पर कई सबूत मिल सकते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री में
खून के धब्बे देखे गए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन पर इस केस को वापस लिए जाने का दबाव लगातार डाला जा रहा है। उन पर क्राउड फंडिंग का आरोप भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि अंकिता के परिजन आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस व एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रही है। एसआईटी द्वारा अभी तक अंकिता का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। जिस दिन उसका शव बरामद हुआ था उसी दिन शाम को उनके परिजनों के बिना अंकिता का कमरा तोड़ दिया। और जो स्टेटस रिपोर्ट थी उस पर कुछ बहस हुई उस पर, और स्टेटस रिपोर्ट ये कहते हुए आई है कि कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस उनको डिमोलिश साइट से उन्होंने रिकवर नहीं किया है, इंक्लूडिंग फिंगर मार्क्स जो फिंगर प्रिंट थे वो भी उनका कहना है कि हम रिकवर नहीं कर पाए। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट में कही है कि जो मेन अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त है पुलकित आर्या, उसका और अंकिता का मोबाइल भी वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो यही हमारी बहुत बड़ी चिंताएं थी कि भाई तो आप ट्रैक और ट्रेस तो तब करोगे उनका ऑफेंस में कि क्या रोल है, कैसे रोल है, उसमें ये बहुत अहम चीजें थी। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने भगवानपुर तहसील पहुंचे, जहां तहसील के अधिकारियों से किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ता की और जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान न होने पर शुगर मिल की तालाबंदी करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भगवानपुर तहसील में अधिकारियों से वार्ता की गई है। किसानों की मूलभूत समस्याओं पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बिजली के बिलों से लेकर चकबंदी के अधिकारियों की अपेक्षाओं का शिकार किसानों को होना पड़ता है, पर सरकार किसानों की इन तमाम बड़ी समस्याओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगे किसान बड़ा आंदोलन करने से नहीं चूकेंगे। जो लिखे पदम सिंह रोड की, ये हमने पहले ही यहाँ से एक ज्ञापन दे रखा था कि आईटीएम साहब यहाँ का जो तहसील का जो यहाँ का प्रशासन है सब वो उपलब्ध रहा और किसानों की समस्या का निराकरण करे। तो आज यहाँ से एक दिन पहले भी मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ अधिकारी नहीं पहुँचे थे। आज सब अधिकारी पहुँचे, उसमें मीटिंग हुई। हमारे गन्ने को लेकर हुई, जो हमारे सेंटर कट्टे जा रहे किसानों के, उन सेंटरों को लेकर हुई। बिजली पर जो ना। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।